हेलो एवरीवन, आई एम भावना बंसल एंड यू आर वाचिंग लॉ अभ्यास। फ्रेंड्स, हम सीआरपीसी के चैप्टर्स को किस तरीके से मेमोराइज कर सके इस चीज़ को देख रहे थे और इसी सीरीज़ में हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आप पार्ट 2 को उसके साथ रिलेट कर पाएँ। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। आज हम देखेंगे प्रोविज़न रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग चैप्टर 8 to 32। देखिए, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्रिवेंटिव प्रोविजंस यानी कि ऐसा प्रोसीजर जो ऑफेंस के होने से पहले ही अपनाया जाएगा, उसको रोकने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। सेकंड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक। ऑफेंस के होने के बाद क्या प्रोसीजर अपनाए जाएंगे वो हो गए हमारे प्यूनिटिव प्रोविजंस। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव प्रोविजन जो कि चैप्टर 8 to 11 में दे रखा है। देखिए, चैप्टर 8 किस चीज़ से रिलेटेड है? चैप्टर 8 कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर द गुड बिहेवियर। अगर किसी पर्सन के बारे में मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि वो शांति भंग कर रहा है या पब्लिक पीस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके अगेंस्ट कुछ ऑर्डर पास करते हैं। ठीक है। ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? प्रिवेंटिव प्रोविज़न हो गया। सेकंड हो गया हमारा मेंटेनेंस। चैप्टर 9 मेंटेनेंस की बात करता है। ऑल्दो मेंटेनेंस कोई डायरेक्ट प्रिवेंटिव प्रोविज़न नहीं है बट इसका ऑब्जेक्ट प्रिवेंटिव ही है। कैसे? अगर एक पर्सन के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है अपना भरण पोषण करने के लिए, तब उस कंडीशन में वो क्या करेगा? वो उस कंडीशन में ऑफेंस करेगा, थेफ्ट करेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा, किसी का मर्डर करेगा, किसी से एक्सटॉर्शन लेगा। राइट। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही मेंटेनेंस को बनाया गया ताकि वो पर्सन अपनी फैमिली के उस मेंबर से जिसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं मेंटेनेंस ले सके। ठीक है। ताकि इन ऑफेंसेस को रोका जा सके। राइट। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो भी प्रिवेंटिव ही हो गया। नेक्स्ट है चैप्टर 10 मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड द ट्रांसिबिलिटी। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर एक अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं और मजिस्ट्रेट को इसकी खबर लग जाती है, तब उस कंडीशन में वो उनको डिस्पर्स होने के लिए कहेंगे, उनको तितर बितर होने के लिए, अलग होने के लिए कहेंगे। ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ऑफेंस ना हो सके। राइट। जैसे आप सेक्शन 133 को देखिए। 133 बोलता है कि अगर कुछ लोग मिलके न्यूसेंस पैदा करते हैं या फिर पब्लिक पीस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं, कोई बाधा डालते हैं, तब उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उनके अगेंस्ट एक कंडीशनल ऑर्डर देंगे। राइट। तो ये क्यों किया जा रहा है? ऑफेंस को रोकने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। अगर पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में क्या करेगी? वो उस कंडीशन में उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगी। ठीक है। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक ड्रग माफिया के बारे में पता चलता है तो पुलिस क्या करती है? उसकी ड्रग्स और उस माफिया दोनों को ही अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उन ड्रग्स को सर्कुलेट ना किया जा सके। राइट। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि प्रिवेंटिव प्रोविजंस क्या होते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा प्यूनिटिव प्रोविजंस। प्यूनिटिव प्रोविजंस जो हैं वो चैप्टर 12 to 32 में डिस्कस किए गए हैं। राइट। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्यूनिटिव प्रोविजन जो कि है चैप्टर 12 to 32। इसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रायल प्रोसीडिंग एंड आफ्टर द ट्रायल। ठीक है। अब देखिए, जजमेंट आ चुका है, सेंटेंस आ गई। सपोज कीजिए कि सेंटेंस जो है वो सेशन कोर्ट ने दी है और वो भी डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड की सज़ा दी है। तब उस कंडीशन में वो कंफर्मेशन होने के लिए कहाँ जाएगी? कंफर्म कराई जाएगी हाई कोर्ट के थ्रू। ये प्रोसीजर कहाँ है? चैप्टर 28 में। ठीक है। आप जजमेंट आता है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते और उसकी आप अपील करते हैं, इसका प्रोसीजर चैप्टर 29 में। ठीक है। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड रिवीजन। ऑल्दो देखिए, रेफरेंस जो है वो ड्यूरिंग द ट्रायल भी किया जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे रिवीजन के बारे में। रिवीजन क्या होता है? जब हायर कोर्ट
उसी कोर्ट ने जिसने जजमेंट दिया है उसको केस को वापस भेजती है उसकी लीगलिटी चेक कराने के लिए, कोई लीगल एरर्स वगैरह तो नहीं है। तो ये प्रोविज़न कहाँ है? चैप्टर 30 में। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, चैप्टर 31। देखिए इसको ध्यान रखने के लिए आप ध्यान रखिए चैप्टर 13 को, चैप्टर 13, चैप्टर 31, आई होप यू रिलेट दिस। तो चैप्टर 13 जो है वो रिलेट है हमारा किससे? चैप्टर 13 हमारा रिलेटेड है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द केसेस, कि हमें हमारा ऑफेंस कहाँ हुआ उसी के लोकल ज्यूरिडिक्शन में हम उस केस को दर्ज करें, राइट। और 31 क्या है? वो ट्रांसफ़र से रिलेट है, केसेस को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 32। देखिए चैप्टर 32 कहता है कि सेंटेंस आ चुका है, जो भी सेंटेंस दी गई है उसको बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए या उसे सस्पेंड करने के लिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर दे रखा है हमें चैप्टर 32 में, ओके। देखिए हमने प्रोसीडिंग आफ्टर ट्रायल डिस्कस कर ली है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रायल प्रोसीडिंग, चैप्टर 12 to 27। देखिए ट्रायल होने के बाद फाइनली क्या आता है? फाइनली आता है जजमेंट। तो हमने जजमेंट को ट्रायल से अलग कर लिया चैप्टर 27 में, ठीक है। अब ट्रायल भी दो तरीके का हो सकता है, जनरल प्रोसीडिंग जिसमें यूज़ हो, और स्पेशल वन क्या होते हैं? स्पेशल वो होती हैं जैसे कि प्ली बार्गेनिंग, या कोई एक्यूज्ड ऑलरेडी जेल में बंद है, एक्यूज्ड पागल है, तो ये सब क्या हो गई? स्पेशल हो गई। देखिए नेक्स्ट आता है जनरल प्रोसीडिंग, भी दो तरीके की होंगी, बिफोर ट्रायल एंड ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है। बिफोर ट्रायल का मतलब क्या है? बिफोर ट्रायल से मतलब है आपके खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ, आप उसकी FIR लिखवाने पुलिस के पास गए, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, वो कहाँ है? चैप्टर 12 में, ठीक है। आप उसके बाद क्या करेंगे? आप देखेंगे कि कौन सी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बनता है, ठीक है, कौन सी सिटी में कौन सा लोकल ज्यूरिडिक्शन बन रहा है, वो कहाँ है? चैप्टर 13, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के करने के बाद पुलिस उस केस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, मजिस्ट्रेट देखेंगी कि कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं, संज्ञान की बात करेंगी, वो कहाँ है? चैप्टर 14 में, ठीक है। जैसे हम FIR दर्ज करते हैं उसी तरीके से हम मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं, ये कहाँ पर है? चैप्टर 15 में, ठीक है। ऐसे अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड बन रहे हैं, केस हो सकता है, सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग करने के आगे, तो वो क्या करेगी? वो आगे केस को चलाएंगी, ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस वगैरह बनाएंगी, वो कहाँ है? चैप्टर 16 में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद कोर्ट या पुलिस क्या करती है? चार्ज फ्रेम करती है, वो कहाँ होंगे? चैप्टर 17 में, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये बिफोर ट्रायल हो रहा है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल से पहले की ये सारी स्टोरी है। अब ड्यूरिंग द ट्रायल कैसे होगा? देखिए ट्रायल कहाँ पर होना चाहिए, ये चीज़ वहाँ की बात चल रही है कि अगर मान लीजिए सेशन कोर्ट के सामने ट्रायल होगा तो चैप्टर 18 में का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अगर वारंट केस है तो फिर क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? चैप्टर 19 अप्लाई होगा। सम्मन केस है कोई तो क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? चैप्टर 20 अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर समरी ट्रायल है तो चैप्टर 21 अप्लाई हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स का मैनर इस तरीके से रखा गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज एंड थैंक यू वेरी मच।